जरा एक परिदृश्य पर गौर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कल देश की सड़कों पर एक साथ 38,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उतार दी जाती हैं। सुनने में तो ये किसी बहुत बड़ी पर्यावरण की जीत या ग्रीन विक्ट्री जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल खड़ा हो जाता है। अगर इन 38,000 बसों को चार्ज करने के लिए जो बिजली आ रही है, वो किसी कोयले के कारखाने से बन रही है। सही कहा, तो क्या सच में कोई समस्या सुलझी? मतलब क्या हमने सिर्फ प्रदूषण को शहर की सड़कों से उठाकर गांव के किसी पावर प्लांट तक नहीं खिसका दिया है? ये एक बहुत ही सटीक और मैं कहूँगा कि काफ़ी चुभने वाला सवाल है। देखिए, अक्सर जब भी कोई नई तकनीक या विकास की बात होती है, तो सतह पर दिखने वाले फायदे ही नजर आते हैं। हाँ, जो सामने दिख रहा है बस वही। बिल्कुल। और हम उस पूरी सप्लाई चेन को नज़रअंदाज कर देते हैं। उस पूरे तंत्र को भूल जाते हैं जो उस तकनीक को ज़मीन पर मुमकिन बनाता है। और शायद यही कारण है कि द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में आज हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हाँ, आज हमारे सामने मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, हाँ, कुछ नीतियां हैं, जी। और अगर कोई इन्हें सरसरी तौर पर देखेगा ना, तो लगेगा कि ये सब अलग-अलग दुनिया की खबरें हैं। मतलब कहीं भव्य औद्योगिक पार्क की बात हो रही है, कहीं मौसम की भविष्यवाणी। कहीं ऑस्कर अवार्ड्स हैं, तो कहीं सीमा पार हो रहे सैन्य अभ्यास की खबर है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इन सतही बातों से आगे जाने वाले हैं। चलिए इसे समझते हैं। बुनियादी ढांचा, जलवायु, संस्कृति और सुरक्षा, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, आज हम यही तार जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ये नजरिया बहुत पसंद है, क्योंकि असल में कोई भी नीति या घटना किसी शून्य में या वैक्यूम में तो होती नहीं है। एक क्षेत्र का फैसला दूसरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है, यही समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए इसी ग्रिड और बुनियादी ढांचे से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे स्रोतों में एक नई योजना का जिक्र है जिसका नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना, यानी भव्या, BHAVY। हाँ, भव्या योजना। तो ये भव्या योजना प्लग इन प्ले मॉडल पर आधारित है। अब अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा है? ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। मतलब कंपनियों को सिर्फ अपना सूटकेस यानी अपनी मशीनरी लेके आना है और सीधे काम शुरू कर देना है। बिल्कुल यही सोच है इसके पीछे। लेकिन भारत में ये प्लग इन प्ले का विचार कोई एकदम नया तो है नहीं, और ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन हमेशा से ऐसी योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट रहा है। जी बिल्कुल रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि यह भव्या योजना जमीनी स्तर पर पहले वाली योजनाओं से अलग कैसे काम करेगी? देखिए, आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। किसी भी विदेशी या घरेलू निवेशक के लिए सबसे बड़ा जो रेड टेप है, या कह लें नौकरशाही का जाल है, वो सिर्फ जमीन खरीदना नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? जमीन लेने के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है ना, वो असल सिरदर्द है। पानी का कनेक्शन लेना, कमर्शियल बिजली ग्रिड से जुड़ना, पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेना। ओहो, इन सब में तो सालों लग जाते होंगे। बिल्कुल, कई बार सालों लग जाते हैं। भव्या योजना का प्लग एंड प्ले तंत्र इस तरह काम करता है कि सरकार ये सारा जोखिम और समय की बर्बादी अपने ऊपर ले रही है। मतलब सरकार खुद पहले से सारी अनुमतियां लेकर रखेगी? जी, जब कोई कंपनी आती है तो उसे जमीन का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है जिस पर पहले से ही सभी कानूनी और ढांचागत अनुमतियां मौजूद होती हैं। अरे वाह! और वैश्विक बाजार में तो समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई कंपनी चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत लाना चाहती है, तो वो 2 साल तक सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने का इंतजार नहीं कर सकती। सही बात है। भव्या योजना सीधे उस टाइम टू मार्केट को कम करने का काम कर रही है। ये सच में काफी दिलचस्प है कि कैसे सरकार अब खुद एक रेगुलेटर से ज्यादा एक फैसिलिटेटर की भूमिका में आ रही है। और यही फैसिलिटेटर वाली भूमिका मुझे उस ई बस वाले आंकड़े में भी नजर आती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो 38,000 बसों वाला आंकड़ा। जी, पीएम ई बस सेवा के तहत 19 राज्यों में 38,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें तैनात होने वाली हैं। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही तकनीकी शब्द है जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो कौन सा शब्द है? भुगतान सुरक्षा तंत्र या पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। हाल ही में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि बसें चलाने के लिए इस तरह के सिक्योरिटी मैकेनिज्म की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही व्यवहारिक है। देखिए,
बसें बनाने वाली कोई भी निजी कंपनी रातों रात 38,000 बसें मुफ्त में तो देगी नहीं। जाहिर सी बात है। वे ये बसें राज्य परिवहन निगमों को यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को पट्टे पर या लीज पर देती हैं। लेकिन भारत में इन राज्य परिवहन निगमों का वित्तीय इतिहास बहुत ही अस्थिर रहा है। मतलब वो ज्यादातर हाटे में ही चलते हैं, है ना? बिल्कुल। तो निजी कंपनियों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि बसें तो सड़कों पर दौड़ने लगेंगी, लेकिन क्या राज्य सरकार उन्हें प्रति किलोमीटर का पैसा समय पर चुका पाएगी? ओ, तो अगर राज्य सरकार ने किसी वजह से पैसे रोक दिए, तो वो निजी कंपनी तो सीधे दिवालिया हो जाएगी। एकदम सही पकड़े आप। और इसी डर की वजह से निजी निवेश रुक जाता है। यहीं पर ये भुगतान सुरक्षा तंत्र काम आता है। तो ये काम कैसे करता है? ये असल में केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक एस्क्रो फंड है, या कह लें एक बैकअप गारंटी की तरह है। इसका सीधा सा तंत्र ये है कि अगर कोई राज्य परिवहन निगम किसी निजी कंपनी का बिल चुकाने में चूक करता है, तो केंद्र सरकार उस फंड से पैसे दे देगी। जी, इस सुरक्षा तंत्र के फंड से उस कंपनी को तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इससे निजी कंपनियों का वित्तीय जोखिम लगभग शून्य हो जाता है। ये वाकई एक बहुत ही स्मार्ट वित्तीय इंजीनियरिंग है। मतलब ये सिर्फ बसों की खरीद नहीं है, ये एक पूरे वित्तीय इकोसिस्टम को भरोसेमंद बनाने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन अब हम वापस अपने उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। इन 38,000 बसों के लिए बिजली कहाँ से आएगी? वो कोयले वाला सवाल। हाँ, अगर पर्यावरण बचाने के लिए बसें चला रहे हैं और उन्हें चार्ज करने के लिए कोयला जला रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा एक विरोधाभास हुआ। मेरे नोट्स में एक और आंकड़ा है जो शायद इस पहेली को सुलझाता है। बताइए। कैबिनेट ने लघु जल विद्युत विकास योजना यानी स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लगभग 2584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मेरा ध्यान इस शब्द लघु यानी स्मॉल पर गया। बड़े बांधों के बजाय सरकार छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्योंकि बड़े बांधों के साथ अब एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल लागत जुड़ी हुई है। बड़े बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटने पड़ते हैं, लोगों को विस्थापित भी करना पड़ता है। बिल्कुल, और कुछ इलाकों में भूकंप का खतरा भी बढ़ता है। इसके विपरीत ये जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये आमतौर पर नदियों या झरनों के प्राकृतिक बहाव का उपयोग करती हैं। अच्छा, तो इन्हें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, मतलब आपको पानी को रोकने या कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस पानी के प्राकृतिक बहाव से टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्थानीय ग्रिड को मजबूत करता है। मान लीजिए किसी पहाड़ी या दूर दराज के इलाके में ई बसां का डिपो है। वहां मीलों दूर से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के बजाय एक छोटी जल विद्युत परियोजना वहीं स्थानीय स्तर पर स्वच्छ बिजली दे सकती है। ये जो 2500 करोड़ रुपए का निवेश है, वो उसी ग्रीन सप्लाई चेन को पूरा करने का हिस्सा है। मतलब स्वच्छ परिवहन के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, वो भी पूरी तरह स्वच्छ होनी चाहिए। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी का ये एक संतुलित चक्र है। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेच है। चाहे परियोजना बड़ी हो या छोटी, जल विद्युत पूरी तरह से एक चीज पर तो निर्भर करती ही है, पानी का बहाव। जी। और पानी का बहाव निर्भर करता है बारिश और मौसम पर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम के मिजाज को कितना ज्यादा अस्थिर कर दिया है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, तो कभी महीनों तक सूखा रहता है। ये एक बहुत ही गंभीर जमीनी हकीकत है। और सच कहूं तो इसी अस्थिरता ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी को आज के दौर का सबसे अहम टूल बना दिया है। सही बात है। मौसम की जानकारी अब सिर्फ छाता लेकर घर से निकलने तक सीमित नहीं है। ये पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। और शायद इसीलिए हमारा अगला स्रोत इतनी अहमियत रखता है। मिशन मौसम के तहत 2026 तक देश भर में 200 नए स्वचालित मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस स्थापित किए जा रहे हैं। जी, AWS। हाँ, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मौसम विज्ञानियों का कोई रूटीन सा काम होगा, लेकिन जब हम इसके प्रभाव को देखते हैं तो ये सिर्फ प्रयोगशालाओं का डेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर तो जमीन पर काम करने वाले खेतों और किसानों पर पड़ने वाला है। इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पुराने मौसम केंद्र क्या करते थे? वे एक बहुत बड़े इलाके का सामान्य पूर्वानुमान देते थे। जैसे कह दिया कि कल पूरे जिले में बारिश होगी, जो कि अक्सर गलत भी हो जाता था। हाँ, और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में
ऐसा अक्सर होता है कि एक गांव में मूसलाधार बारिश हो रही है और वहां से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एकदम सूखा पड़ा है। बिल्कुल, माइक्रो क्लाइमेट बन गए हैं। जी, तो ये जो नए 200 स्वचालित मौसम केंद्र हैं, इनका काम हाइपर लोकल डेटा इकट्ठा करना है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हर मिनट तापमान, हवा की गति और नमी का एकदम सटीक डेटा भेजते हैं। और यहीं पर मुझे नीतियों के आपस में जुड़ने का सबसे खूबसूरत उदाहरण दिखता है। हमारे नोट्स में कृषि बीमा कंपनी यानी AIC की एक नई पहल का भी जिक्र है। हाँ, कृषि सखी पहल की बात करें आप? जी हाँ, कृषि सखी। ये पहल विशेष रूप से महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। अब अगर कोई मिशन मौसम के इस सटीक डेटा को इन कृषि सखियों के साथ जोड़ दे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन पकड़ा है आपने। भारत के ग्रामीण परिदृश्य की एक कड़वी सच्चाई ये है कि पुरुष अक्सर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। और खेतों की असली जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ जाती है। बिल्कुल। तो ये कृषि सखी पहल सिर्फ कोई कागजी बीमा योजना नहीं है। ये जमीन पर काम कर रही इन महिलाओं को वित्तीय और तकनीकी रूप से साक्षर बनाने का एक बहुत जरूरी तंत्र है। जरा सोचिए ये जमीन पर कैसे काम करेगा। मान लीजिए एक महिला किसान है जिससे अपने फोन पर इन नए स्वचलित मौसम केंद्रों से एकदम सटीक हाइपर लोकल अलर्ट मिलता है कि अगले 48 घंटों में आपके गांव में भारी ओलावृष्टि होने वाली है। हाँ, और उस एक अलर्ट की वजह से वो महिला किसान अपनी फसल काटने का फैसला टाल सकती है या कटी हुई फसल को सुरक्षित जगह पर रख सकती है। और अगर फिर भी कोई नुकसान हो जाता है तो कृषि सखी के तौर पर उसे पहले से पता है कि कृषि बीमा का क्लेम कैसे करना है। डेटा और वित्तीय सुरक्षा का ये जो संयोजन है, ये किसी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। ये सिर्फ खेती बचाने के बारे में नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व को मान्यता देने के बारे में है। सही कहा। और नेतृत्व और सशक्तिकरण की ये बात हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले जाती है। खेतों में महिलाओं के नेतृत्व से लेकर देश के सर्वोच्च नीति निर्माण मंच तक बदलाव साफ नजर आ रहा है। हमारे पास राज्यसभा से जुड़ा एक आंकड़ा है। हाल ही में राज्यसभा से 59 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ है और उन्हें विदाई दी गई है। इस सूची में जो एक आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो ये है कि इन 59 सदस्यों में से 9 महिला सांसद हैं। देखिए, राज्यसभा का तंत्र अपने आप में बहुत अनूठा है। लोकसभा की तरह ये कभी एक साथ भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। जी, ये सदन में एक संस्थागत स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाए रखने का तरीका है। मैं इसी संस्थागत स्मृति की बात करना चाहती हूँ। जब 59 सदस्य एक साथ सदन छोड़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी कुर्सियां खाली नहीं करते, वे अपने साथ दशकों का विधायी अनुभव, बहसों की यादें और कानून बनाने की पेचीदगियों की समझ भी। बिल्कुल। और जब 9 महिला सांसद विदा होती हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। संसद एक तरह से देश के भविष्य का मसौदा तैयार करती है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम सिर्फ भविष्य के भरोसे तो नहीं जी सकते ना। आपका मतलब है हमें अतीत को भी देखना चाहिए। जी, हमें अपनी जड़ों, अपने अतीत और अपनी संस्कृति को भी उसी शिद्दत से सहेजना होता है जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही मार्मिक बात कही आपने। और संस्कृति को सहेजने का ये काम मुझे हमारे स्रोतों में दी गई 2 बहुत ही अलग-अलग लेकिन खूबसूरत घटनाओं में साफ नजर आता है। हाँ, एक तो वो दिल्ली वाला आयोजन है। जी, दिल्ली की सुंदर नर्सरी में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन चल रहा है और दूसरी तरफ साहित्य के क्षेत्र में वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को 2025 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों ही घटनाएं उस मानव अनुभव को सहेजने का काम कर रही हैं जिसे हम जीडीपी या उन औद्योगिक पार्कों के आंकड़ों में नहीं नाप सकते। अगर हम पहले सुंदर नर्सरी की बात करें तो ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। सुंदर नर्सरी 16वीं सदी के मुगल स्मारकों और एकदम एलीट शहरीकरण का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, उसे बहुत भव्य तरीके से रिस्टोर किया गया है। हाँ, और उस बेहद शहरी एलीट जगह के बीचों बीच भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन होना, जहां देश के दूर दराज जंगलों और पहाड़ों से आई जनजातियां अपनी कला, अपने हस्तशिल्प और अपनी परंपराओं का प्रदर्शन कर रही हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक बयान है। मतलब एक तरफ देश भव्य योजना के तहत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बना रहा है, आधुनिकता की तरफ दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ये ट्राइब्स फेस्ट एक लंगर की तरह काम करता है।
ये याद दिलाता है कि हमारी असली स्थिरता हमारी विविधता में ही है। सही कहा। आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति के साथ एक स्थायी या सस्टेनेबल तालमेल में रहा है। और मजेदार बात देखिए, वही तालमेल आज हम लघु जल विद्युत परियोजनाओं या ई बसों के जरिए वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, चीजें कैसे आपस में जुड़ती हैं। हाँ। और जो काम जनजातियां अपनी कला और जीवन शैली के जरिए करती हैं, वही काम साहित्य जी शब्दों के जरिए करता है। जी ममता कालिया जी को ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो उनके संस्मरण के लिए मिला है, जिसका शीर्षक है जीते जी इलाहाबाद। हाँ, शीर्षक ही अपने आप में इतना गहरा है। बिल्कुल, जीते जी इलाहाबाद मतलब एक शहर को सिर्फ एक भौगोलिक स्थान की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई की तरह महसूस करना। साहित्य का असल काम भी तो यही है। नीतियां और बजट ये तय करते हैं कि शहर का बुनियादी ढांचा कैसा होगा, लेकिन एक शहर की आत्मा, उसकी गलियों की यादें, वहां रहने वाले लोगों के आपसी रिश्ते, जी, इन्हें सिर्फ एक लेखक ही सहेज सकता है। जब इलाहाबाद जैसे शहर आधुनिकता की दौड़ में बदल रहे होते हैं, तो ये साहित्य ही है जो उस शहर की पुरानी धड़कन को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित कर देता है। चाहे वो ट्राइब्स फेस्ट हो या ममता कालिया जी का संस्मरण, ये सब मानव जीवन के संघर्षों और उसकी स्मृतियों का जश्न है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी मानवीय संघर्ष को इस बार वैश्विक मंच पर भी सराहा गया है। आप ऑस्कर की बात कर रही हैं? जी, 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में जिस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता है, उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। एक के बाद एक युद्ध, या कह लें एक के बाद एक संघर्ष। बिल्कुल। ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। मानव जीवन, चाहे वो किसी एक व्यक्ति का हो या किसी पूरे राष्ट्र का, कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। यह हमेशा एक चुनौती से निपटकर दूसरी चुनौती के लिए तैयार होने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और वन बैटल आफ्टर अनदर का ये विचार सिर्फ सिनेमाई या दार्शनिक नहीं है। जब मैं हमारे आज के स्रोतों के आखिरी पन्ने पर नजर डालती हूँ, तो ये शीर्षक एक बहुत ही कड़वी और जमीनी हकीकत में बदल जाता है। आप उस भू राजनीतिक खबर का जिक्र कर रही हैं, पाकिस्तान वाले सैन्य अभ्यास का? जी हाँ, मतलब एक तरफ हम ई बसें चला रहे हैं, खेतों में मौसम केंद्र लगा रहे हैं, सुंदर नर्सरी में संस्कृति का जश्न मना रहे हैं, और ठीक उसी समय हमारे नोट्स बताते हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन गजब लेलहक। ये विरोधाभास बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला है। अंदर इतना रचनात्मक काम हो रहा है और बाहर हथियारों की गूंज है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के अस्तित्व की कठोर वास्तविकता है। वो कैसे? और ये याद दिलाते हैं कि बाहरी सुरक्षा के बिना कोई भी आंतरिक विकास सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसे डिटेरेंस या निवारक क्षमता कहा जाता है। जब कोई देश अपनी सीमाओं के पार इस तरह की शक्ति प्रदर्शन देखता है, तो उसे अपने बजट और अपने फोकस का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। मतलब सारा पैसा सिर्फ विकास पर नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। सरकार अपना सारा पैसा सिर्फ लघु जल विद्युत या स्वचालित मौसम केंद्रों पर खर्च नहीं कर सकती। उसे अपनी सेनाओं को भी आधुनिक हथियारों से लैस रखना होता है, ताकि कोई बाहरी शक्ति देश के आंतरिक विकास के इस पहिए को रोक ना सके। एक हाथ में आपको अर्थव्यवस्था की कमान संभालनी होती है और दूसरे हाथ में अपनी रक्षा की ढाल। ये सच में गन्स वर्सेस बटर वाली क्लासिक दुविधा है, जिसका सामना हर राष्ट्र को करना पड़ता है। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अगर हम आज की चर्चा के सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें, तो असल में क्या तस्वीर उभर कर आती है? उभर कर ये आता है कि एक राष्ट्र का निर्माण कभी पूरा नहीं होता। आज हमने देखा कि कैसे निवेशकों का डर दूर करने के लिए भव्य योजना का प्लग इन प्ले मॉडल लाया जा रहा है। जी। हमने ये भी समझा कि 38,000 ई बसों को सड़कों पर उतारने के लिए सिर्फ बसें बनाना काफी नहीं है, बल्कि भुगतान सुरक्षा तंत्र के जरिए एक वित्तीय गारंटी देनी पड़ती है। और उन बसों को स्वच्छ ऊर्जा देने के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश करना पड़ता है। बिल्कुल।
और फिर हमने देखा कि कैसे वो पानी और मौसम जिस पर हमारी ऊर्जा निर्भर है, अब मिशन मौसम के रडार पर है। और कैसे वो हाइपर लोकल डेटा कृषि सखी पहल के जरिए हमारी महिला किसानों को सिर्फ मौसम की मार से नहीं बचाता, बल्कि उन्हें एक आर्थिक नेतृत्व की भूमिका में खड़ा करता है। सही कहा। और नेतृत्व की वो तस्वीर राज्यसभा के गलियारों में भी दिखी, जहां 59 सदस्यों की विदाई संस्थागत स्मृति और बदलाव दोनों का प्रतीक बनी। अंत में सुंदर नर्सरी के ट्राइब्स फेस्ट और ममता कालिया जी के किताब ने हमें याद दिलाया कि इस सारी तकनीकी प्रगति के बीच हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। और पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब रिलाहक ने हमें उस वास्तविकता के धरातल पर ला खड़ा किया, जहां इन सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर हर पल सतर्क रहना पड़ता है। बिल्कुल। ये पूरी तस्वीर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले जाती है। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को समाप्त करते समय इसे सुनने वाले एक विचार पर जरूर गौर करें। वो विचार क्या है? जब हमने ऑस्कर विजेता फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के शीर्षक पर चर्चा की, तो क्या ये सिर्फ एक फिल्म का नाम है? जरा सोचने वाली बात है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ना, ये एक लड़ाई है। लाल फीताशाही को खत्म करके औद्योगिक विकास करना, ये दूसरी लड़ाई है। आधुनिकता की आंधी में अपनी जनजातीय संस्कृति और साहित्य को बचाए रखना, ये एक बिल्कुल अलग मोर्चे की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब के बीच सीमा पार से आने वाले किसी भी खतरे से अपने देश को सुरक्षित रखना, ये सबसे बुनियादी लड़ाई है। तो क्या राष्ट्र का निर्माण भी असल में एक के बाद एक लड़ी जाने वाली लड़ाइयां नहीं है? ये एक वाकई बहुत गहरा नजरिया है। हम अक्सर विकास को एक मंजिल मान लेते हैं, जबकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक मोर्चा फतेह करते ही दूसरा मोर्चा सामने आ जाता है। इसलिए सुनने वालों के लिए मेरा यही सुझाव है कि अगली बार जब भी कोई व्यक्ति अपने फोन पर मौसम का कोई अलर्ट देखे, या सड़क पर बिना शोर किए गुजरती कोई नई इलेक्ट्रिक बस देखे, या फिर अखबार में सीमा पर किसी सैन्य हलचल की खबर पढ़े, तो इसे सिर्फ एक अकेली घटना की तरह ना देखे। सही कहा। उस एक खबर के पीछे काम कर रहे पूरे तंत्र, नीतियों के उस पूरे जाल और उन असंख्य लोगों के प्रयासों के बारे में सोचें, जो एक साथ इन कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। क्या अद्भुत विचार है। ये हमें उस पूरे इकोसिस्टम की सराहना करना सिखाता है, जिसका हम सब हिस्सा हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस चर्चा को सुनने वाले अब रोजमर्रा की खबरों को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखेंगे। इस बेहद ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गहरी बातचीत का हिस्सा बनकर मुझे भी बहुत आनंद आया। और इस गहनी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही एक नए विषय, कुछ नए स्रोतों और उनके पीछे छिपी ऐसी ही दिलचस्प कड़ियों को जोड़ने के लिए वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास की घटनाओं पर सवाल उठाते रहिए और सीखते रहिए।